नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। 26 साल पहले अलग उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया गया था ताकि पहाड़ का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, गांव आबाद रहे और पलायन रुके। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, यदि विकास हुआ तो पहाड़ खाली क्यों हैं? यदि हजारों करोड़ की सड़कें बनी तो गांव में ताले क्यों लगे हैं? यदि पर्यटन बढ़ा तो युवाओं को नौकरी के लिए दिल्ली, नोएडा, देहरादून और हल्द्वानी जैसी जगह पर क्यों जाना पड़ा? यदि निवेश आया तो पहाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों नहीं हुई? पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी ने सिडकुल औद्योगिक निवेश, औद्योगिक कॉरिडोर, रोजगार सृजन और आर्थिक आधार तैयार करने का प्रयास किया था। लेकिन आज बात करेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास मॉडल की। क्या उत्तराखंड का विकास मॉडल उद्योग से पर्यटन की ओर बढ़ गया है? क्या सड़क, एक्सप्रेसवे, चार धाम यात्रा और निवेश सम्मेलन ही विकास का नया चेहरा है, या फिर उत्तराखंड को किसी तीसरे विकास मॉडल की आवश्यकता है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ सामाजिक चिंतक एवं पूर्व जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। प्रकाश जी धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। रावत जी, आज पूरे उत्तराखंड में धामी मॉडल की चर्चा होती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, चार धाम ऑल वेदर रोड, मानस खंड मंदिर वाला मिशन, रोपवे परियोजनाएं, नई पर्यटन नीति, होम स्टे नीति, स्टार्टअप नीति, सम्मान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून। यदि आपको केवल 3 शब्दों में धामी मॉडल को परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे? आप सभी को पुनः नमस्कार। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में श्री एनडी तिवारी जी, जिनका कि मुख्यमंत्रित्व काल 2002 से 2007 तक रहा, निर्वाचित मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बहुत बड़ी सिडकुल की 2 सिडकुल बनाए और उनकी मतलब आधारशिला एक औद्योगिक उद्योग को यानी विकसित करने के लिए वो रखी। तो उसमें उसका रिजल्ट चूंकि ऐसा है कि अगले 10 इयर्स में आ जाता है, यानी 2007 के बाद 2017 तक हमारा राज्य जो है एक विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाना चाहिए था। लेकिन आज भी मैं आपको एक सूचना के तौर पे बता दूं कि करीब करीब 28 स्टेट हैं और 28 स्टेट के में से हमारा जो रैंक है अभी उत्तराखंड का, वो 22वां रैंक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद हमारे पीछे 6 स्टेट और हैं, और तो हम कितना विकसित हो पाए हैं शायद अभी उस ओर। अब आ रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी का क्या मॉडल था। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि परिभाषित, मैं जनरली ऐसा इसको परिभाषित ऐसा करता हूं कि 3 शब्दों में, जो उनके 3 फेमस हैं जिस पे उन्होंने खास तौर पर फोकस किया है, कनेक्टिविटी, पर्यटन और निवेश। ये 3 शब्द हैं, इन्हीं में आगे मतलब उन्होंने पूरा इस पे जो चीजें मतलब आगे जो बातें होंगी हमारी, धामी सरकार का सबसे बड़ा जो फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात थी, और धार्मिक पर्यटन को खास तौर पे निवेश का आकर्षण था, और उत्तराखंड की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, इन 3 शब्दों के अनुसार, यानी कनेक्टिविटी, पर्यटन और निवेश। जी रावत जी, सरकार कहती है ऑल वेदर रोड बनी, नई सड़क बनी, ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ी, टनल, रोपवे और एक्सप्रेसवे की योजना आई। लेकिन पहाड़ का आम नागरिक पूछता है, क्या सड़क बन जाना ही विकास है? देखिए, बात आप सही कह रहे हैं। जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं खास तौर पे
जितने भी स्टेटों में गया हूँ, गुजरात स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। राजस्थान में 1990 के आसपास मैं जब गया था दिल्ली से जयपुर के बीच में, तो जहां तक दिल्ली की रोड थी वो उतनी अच्छी रोड नहीं थी, जहां से राजस्थान की रोड स्टार्ट हुई थी बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी। और उसके बाद मैं गुजरात में गया हूँ, तो गुजरात में काफी हद तक मेरा लगातार जाना रहा है उसमें, क्योंकि बेटा हमारा वहां पढ़ता था, तो वो उनकी सड़कें बहुत अच्छी। उसके बाद हम लोग एक ऑफिस के टूर में गए थे खजुराहो, तो मध्य प्रदेश की सड़कें वो भी बहुत अच्छी। और साउथ में हम लोग 2000 के आसपास कन्याकुमारी के और तमिलनाडु, यानी कन्याकुमारी इसमें आ जाता है, या हाँ तमिलनाडु में, और वहां से रामेश्वरम गए थे। उनकी रोडें भी बहुत चकाचक है, बहुत बढ़िया। तो क्या है कि हम लोग कितना पीछे चल रहे थे, तो ये ऑल वेदर रोड की खास तौर पे रूपरेखा रखी गई जो 2014 में, यानी जो वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये रखी गई। उससे पहले तो शायद सोचा नहीं गया, वो सिंगल रोड ही हुआ करती थी। तो ऑल वेदर रोड की जो परिकल्पना की गई उसमें जनरली ये जो पक्ष रखा गया सुप्रीम कोर्ट में कि उसको 8 मीटर, यानी पहले बोला था कि 6 मीटर करने का, 6 मीटर के बाद उसको 12 मीटर करने का। तो 12 मीटर में ये तर्क दिया गया था कि जो चाइना बॉर्डर, ये खासतौर पे मतलब चाइना बॉर्डर होने के कारण से हमें जो है आर्मी के जो टैंक ले जाने में और आर्मी की जो गाड़ियां ले जाने में, एम्यूनिशन ले जाने में ये जरा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसमें हमारे जो 4 धाम जो अभी कहलाते हैं, एक बद्रीनाथ धाम, उसमें चाइना बॉर्डर लगता है, माणा नीति जो पास है, और उसके बाद केदारनाथ के पास भी, और गंगोत्री और यमुनोत्री उसके आसपास भी ये चाइना बॉर्डर से रिलेटेड, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दिया था। अब चूंकि सड़क देखिए, अस्पताल मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे बना देते हैं, तो वहां से मरीजों को ले जाना बहुत असुविधाजनक होता है, वो भी जरूरी है। और सड़क, अब बाजार भी देखिए आप, कुछ भी एनीवे सामान उगाते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई सामान परचेज करता है, उसके लिए भी सुविधाजनक होना चाहिए। और सड़क शिक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन पहले के पूर्ववर्ती जो स्कूल बने हैं वो तकरीबन आबादी से दूर बने हैं और सड़कों के किनारे बिल्कुल नहीं बने हैं। तो पहले तो ऐसे माना जाता था कि सड़क में हो हल्ला होता है, हालांकि इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन फिर भी कोई ध्यान भंग, यानी भंग ना हो करके, तो इस वजह से उनको दूर बनाया जाता था। वो एक और भी कॉन्सेप्ट था उसमें कि स्कूल को दान के स्वरूप में जमीन दी जाती थी। तो ये जो बातें, और रोड जो जगह जगह बनाई गई है। और आपको मैं एक स्कूल के बारे में एक चीज और बता देता हूँ, लंबी बात हो जाएगी जरा सा। एक हमारे इधर एक खरकिना नाम का इंटर कॉलेज है, तो उसमें साइंस का जो फैकल्टी है उसको अप्रूव कर दिया, साइंस स्ट्रीम को अप्रूव कर दिया था, लेकिन वहां पे कोई टीचर जाने को तैयार नहीं था। क्योंकि वो क्या था कि वहां से करीब करीब 4 किलोमीटर बहुत ही लंबी चढ़ाई थी, और अब वो शायद वहां पे रोड जा चुकी है। एक शास्त्री भवन में आर्या जी हैं, तो उनके गांव के पास ही शायद वो खरकिना नाम का स्कूल है। फिर हम पूछते थे, तो एक बार एक टीचर को बरेली से आया था, जब उत्तर प्रदेश और ये साथ में थे, तो उन्होंने कहा हमें खरकिना में वहां दे दिया गया है। तो वो बड़ा मुश्किल होता था उसका, बल्कि जो सेंटर भी है वो भी इधर आसपास रखा जाता था। नौला का जो हमारे, जहाँ पे हम लोग अभी, नौला से मैं बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत नौला से, तो ये यहीं पे सेंटर होता था, तो आना जाना। तो बात ये हो रही है कि अस्पताल भी नजदीक हुए हैं, और यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड, और सड़क बाजार वगैरह काफी नजदीक हो गए हैं। ऑल वेदर रोड से टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट होने की बात हुई है। खास तौर पे टूरिज्म सेक्टर से ज्यादा ये कनेक्टिविटी किसकी रही है? आर्मी के लिए। आर्मी यानी आपको याद है 1962 में एक ही वार जो हम हारे हैं, एकमात्र वो चाइना से हारे हैं। वो उस समय हमारे पास सड़कें कहीं भी अवेलेबल, अच्छी सड़कें अवेलेबल नहीं थी। तो अब सड़कें तो सब जगह पहुंच गई हैं। एक कविता में लिखा गया था कि उन्होंने कहा, यार सड़क आप इतनी देर में आए हो कि सब मेरा गांव खाली हो चुका है, कुछ ऐसे ही शब्द थे उसके। तो बात भी आज तकरीबन बिल्कुल सही है कि भाई गांव के गांव खाली हो चुके हैं। हॉस्पिटल में मतलब पहुंचने के लिए सड़कें तो बना दी हैं, लेकिन वहां मरीज जाने का नाम मतलब है नहीं लोग। और दूसरी बात है, स्कूल भी खाली होते गए, स्कूल को भी कनेक्टिविटी दे दी गई है।
और यानी बाकी जो धार्मिक पर्यटन है उसके बारे में भी आपको ये बताएं कि कई चीजें अच्छी भी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान हो गया, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से यात्री आ रहे हैं वो एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और दूसरी बात है कि कृषि लाभकारी नहीं रही है। कृषि का उद्योग एक हमारा जो खासतौर पे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो उनका जो है मूड चेंज हो गया है, वो चले गए हैं सर्विस सेक्टर की ओर। जी। और केवल जो सड़क पलायन को रोक सकती है ये बात कितनी मतलब इसमें आप बड़ी गंभीर मंथन की जरूरत है। सड़कें पहुंच गई हैं लेकिन पलायन लगातार बढ़ता गया, और भी ज्यादा पलायन बढ़ गया। जी दोस्तों, सड़क विकास का माध्यम है, स्वयं विकास नहीं। सड़क अस्पतालों तक पहुंचाती है, सड़क बाजार तक पहुंचाती है, सड़क शिक्षा तक पहुंचाती है। लेकिन यदि गांव में रोजगार नहीं है, स्कूल खाली है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और कृषि लाभकारी नहीं है तो केवल सड़क पलायन नहीं रोक सकती। दोस्तों, बता दूं आपको कि यहाँ गाजियाबाद में भी काफ़ी बारिश हो रही है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी जहाँ से हमारे रावत जी हैं, ग्राम नौला से, वहाँ भी जी। काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो हम्म। उसी का शोर आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रावत जी, चारधाम यात्रा रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार कहती है कि पर्यटन उत्तराखंड की जीडीपी बढ़ा सकता है। क्या पर्यटन वास्तव में उत्तराखंड का भविष्य बन सकता है? देखिए, अब बात आप जो आपका प्रश्न है वो ठीक टूरिज्म सेक्टर के ऊपर है। टूरिज्म सेक्टर, देखिए, जो हमने अभी एनडी तिवारी जी के मॉडल पे बात की वो था उद्योग आधारित मॉडल। तो जनरली जो बेस उद्योग पे आधारित है वो स्टेट सबसे आगे है। तो उनमें आप चाहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटका, इनको मान लीजिए, इनमें टूरिज्म भी है। लेकिन टूरिज्म से ज्यादा जो उनकी कमाई है, यानी जो उनकी जीडीपी में ग्रोथ है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो वो एनडी तिवारी जी ने आधारशिला तो सही रखी थी, लेकिन अब धामी जी का फोकस खासतौर पे टूरिज्म सेक्टर की ओर है। तो हो सकता है कि टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर की ओर जाने वाले जो मेन मेन जो प्रदेश है उनमें कंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्री उसमें श्रीलंका, जिसका हाल कोरोना पीरियड में क्या हुआ, मालदीव, मालदीव का क्या हाल हुआ, और हमारे स्टेटों में खासतौर पे जो एक गोवा है, और गोवा के बाद एक हिमाचल भी है, और जम्मू कश्मीर है, और बाकी अभी उत्तराखंड को इस ओर ले आया गया है। अब उत्तराखंड में खासतौर पे ऑल वेदर रोड की हमने जब बात की तो उसमें ये ध्यान दिया गया कि भाई चाइना बॉर्डर की तो बात हुई सेकेंडरी, अब हो गया फर्स्ट बात टूरिज्म सेक्टर, यानी आप भीड़ आइए। अब क्या भीड़ आने से क्या कोई विकास हो जाता है, ये मेरा भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है सवाल। तो उस कारण से उसमें वहां की पब्लिक को क्या रोजगार मिलता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चार धाम की यात्रा है, इस यात्रा के आप स्टडी कीजिएगा डीप में, तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 5% से ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को फायदा है। क्योंकि ये जो यात्रा है इसका मुख्य केंद्र है हरिद्वार या ऋषिकेश। ऋषिकेश को मेन केंद्र माना जाता है, और हरिद्वार से ये सारी जो यानी स्टे करने का और उसको अरेंज करने का, यानी कि उसके जो व्यवस्था है, या टैक्सी की व्यवस्था है, या वहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था है, और वो सारी की सारी तकरीबन प्राइवेट सेक्टर, यानी जो टूरिज्म टूर एंड ट्रेवल वाली जो कंपनी है वो सारे प्राइवेट है। हालांकि वो जीएसटी वगैरह पेड करती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट का खजाना भरता होगा। इसमें व्हाइट पेपर तो कभी नहीं आया कि भाई इसमें क्या फायदा होता है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से सीधा मान लीजिए मैं बद्रीनाथ रूट की बात कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे।
तो सबसे ज्यादा यात्री तो केदारनाथ में जाते हैं, दूसरा नंबर बद्रीनाथ का है, तीसरा गंगोत्री और यमुनोत्री का है। तो मान लीजिए एक महीने का कुछ डाटा था, तो उन्होंने कहा कि वहां पे करीब करीब 10 लाख यात्री आए, तो 10 लाख यात्री में से एक मैं, हाँ ऐसा कुछ आया था। तो लास्ट उसमें से शायद मेन जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का था, और उसमें और जो दो थे यानी गंगोत्री यमुनोत्री, उनका 25% के आसपास था, 75% बद्रीनाथ केदारनाथ का था। तो वैसे ही वो लगातार बढ़ता जाता है, और यानी केदारनाथ फर्स्ट प्रेफरेंस है, और उसके बाद सेकंड में बद्रीनाथ है, और उसका फिर गंगोत्री यमुनोत्री है। तो 50 लाख का, पिछले साल 45 लाख का आंकड़ा था। इस बार अभी क्लोजिंग तो देखिए नवंबर में होगी, उसके बाद जो स्पेस डाटा आएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये 50 लाख के आसपास भीड़ आई थी। अब ये भीड़ के आने से कितना फायदा हुआ है, अब इसमें वहां के लोगों को कोई गाइड की नौकरी मिली है, या जैसे मान लीजिए वहां के लोगों को होम स्टे जो उनके भरे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक टूर एंड ट्रेवल जो कंपनी है, उन्हीं के बद्रीनाथ और केदारनाथ में होम स्टे नहीं, उनके होटल्स वगैरह जो भी हैं और अच्छे रिजॉर्ट हैं या जो भी हैं, वो तकरीबन उन्हीं के यात्री निवास वगैरह, और उसमें ज्यादातर फायदा जनरली वही उठा लेते हैं। मैंने आपको कई बार एक उसमें पहले भी एग्जांपल दिया था अपने जो मेरा चैनल है उसमें भी मैं एग्जांपल देते रहता हूँ। हम बद्रीनाथ गए थे 2022 की बात है या 23 की बात है। तो उसमें पीपल कोटी के पास में हम लोग जब रुके थे वहां पे वापसी में, यानी कि जोशीमठ के बाद हम वहीं रुके थे। तो मॉर्निंग टाइम का था, या कुछ 11-12 बजे का टाइम था। तो उस समय ब्रेकफास्ट भी चल रहा था और फिर कुछ लोग खाने के लिए भी। तो एक जगह रुके, तो वहाँ मिस्टर पवार पवार जो चमोलिया टेरी के होंगे, उनका एक वो था, यानी एक ढाबा था। तो ढाबा में जैसे मैंने अपनी गाड़ी रोकी तो साथ साथ में 10 गाड़ियां और रुकी। लेकिन क्या था कि मैंने उनको बोला भाई पराठे वगैरह कुछ अवेलेबल है, उन्होंने कहा ठीक है। 2-3 गाड़ी के लिए उन्होंने बोला हाँ है, लेकिन बाद में 7 गाड़ियां जब और आई हैं तो उन्होंने उनके लिए मना कर दिया, बोला जी इसमें टाइम लगेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। बोले 2 घंटा तो बहुत होता है, तो आप रेडी? तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इनको क्यों लौटाया? वो बोला जी हमारे पास में मटेरियल नहीं था। क्योंकि ऐसा है कि आजकल जो ऑल वेदर रोड जब से बन गई है तब से ये कोई लोग रुकते नहीं है, तकरीबन इक्का दुक्का कोई रुक गए। आज आप रुक गए तो इसलिए ये पीछे पीछे इतने लोग रुक गए। तो हमने तो कहा चलो इसी ढाबे में, जब हम पहले भी गए थे तो पहले हम इसमें रुके थे। तो मेरा मेन फोकस ये है कि पूरे दिन में वहां पे कितनी गाड़ियां रुक रही थी। तो वो कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड बनने से कोई जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा आदमी आगे की ओर भाग रहा है। तो वो क्या आता है कि उसको ऋषिकेश आना है या उसको हरिद्वार आना है, और सीधा जाते टाइम उसको सीधा कहाँ पहुंचना है, पहला पड़ाव ही शायद कभी वो जोशीमठ वगैरह में करते हैं। पूरा अरेंज उनकी अपनी गाड़ियां हैं जो टूर एंड ट्रेवल वालों की, वो अपने ही उनके ढाबे या कोई यात्री निवास जो भी होते हैं वहीं वो रुकवाते हैं, और उसके बाद सीधा बद्रीनाथ, या तो सीधा बद्रीनाथ को पहुंच जाते हैं। तो एक माइनस पॉइंट ये बहुत तगड़ा चल रहा है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलने की बजाय रोजगार उनका कम होता जा रहा है, यानी उनकी इनकम कम होती जा रही है। अब दूसरी बात है, जो गाइड बना लिया, तो गाइड भी आपको पता है कि वो जो टूर एंड ट्रेवल वाले हैं वहीं से गाइड हरिद्वार से या ऋषिकेश से वहां से ले लेते हैं, यानी जो लोकलाइट लोग हैं वहां के गाइड को वो नहीं लेते हैं। और दूसरी बात है, पहाड़ी उत्पाद बिके, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। माणा गांव के आसपास में कई चीजें होती हैं वहां पे, चाहे वो माला बेचने से लेकर के या कुछ कंबल वगैरह बनाते हैं, कुछ और चीजें। आपको याद होगा कि जो पहला कंबल जो बनाया जाता है वहां पे उस सीजन की बात होती है, तो कुंवारी कन्या बनाते हैं वो भगवान विष्णु को जब क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग के टाइम पे वो वहाँ ये भेंट किया जाता है, वो चढ़ाया जाता है, और लास्ट में जब वो अगली बार जब खुलता है तो उसके पीसेस काट के सबको बांटा जाता है प्रसाद स्वरूप में। तो ऐसे ऐसे कंबलों की पहले बहुत पहचान होती थी, और वो मोटे ऊनी कंबल होते थे क्योंकि इसका तिब्बत का रूट भी था। तो स्थानीय लोगों को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। ये गवर्नमेंट को
मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया और आज आपके इस प्लेटफॉर्म से भी हम बता रहे हैं कि लोकल लोगों को, वहां के लोगों को बहुत कम फायदा हो रहा है। दोस्तों, पर्यटन उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन केवल भीड़ आने से विकास नहीं होता। असल सवाल है, क्या गांव का युवक गाइड बना? क्या स्थानीय महिला का होम स्टे चला? क्या पहाड़ी उत्पाद बिके? क्या स्थानीय किसानों को फायदा हुआ? यदि पर्यटन का पैसा गांव तक पहुंचता है, तभी पर्यटन विकास का इंजन बन सकता है। रावत जी, एनडी तिवारी मॉडल की पहचान थी सिडकुल, औद्योगिक विकास, मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और रोजगार। वही धामी मॉडल की पहचान बन रही है पर्यटन, तीर्थ स्थल, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे और इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड को ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने कंपैरिजन बहुत बढ़िया किया है, सुंदर। आपने एनडी तिवारी जी का जो पूर्व वीडियो में हमने काफी डिटेल से बताया कि उन्होंने बड़ी कोशिश की। देखिए, उनको काफी एक्सपीरियंस भी था, काफी वो था। और दूसरी बात है कि मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, खासतौर पे केंद्र सरकार के आईएएस ऑफिसर, जो के मतलब ये कि उनको कैडर मिलता है तो वो गवर्नमेंट उनको डिप्यूट करती है यहाँ पे, उत्तराखंड कैडर के जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं उनके। और दूसरी बात है, जो बाकी पीसीएस ऑफिसर हैं और बाकी छोटे कर्मचारी हैं। तो क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट की जो सफलता, वो ब्यूरोक्रेट पे टिकी है, ब्यूरोक्रेसी पे। और दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे आपने काम करवाना है, ये मेन बात है। तो उसमें क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, खास तौर पे ये बात हमने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के पास में देखी है। मैं आपको एक एग्जांपल पे दूंगा। ये हरियाणा में हुडा सरकार थी, तो हुडा जी उद्योग भवन में आए थे। तो हमारे जो डीआईपीपी के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा जी, मैं वहाँ हमारे मिनिस्टर साहब से, उस समय कांग्रेस का टाइम था, आनंद शर्मा जी मिनिस्टर थे, बोला कि ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनको मैं ले जा रहा हूँ, यानी वहां चीफ सेक्रेटरी बना रहा हूँ। तो क्या, किस लिए? क्योंकि इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे, तो वहां पे हरियाणा खासतौर पे उद्योगों के लिए फेमस है। तो उन्होंने कहा ये चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। तो इसी कारणवश, और नरेंद्र तिवारी जी को भी इतना मालूम था कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे काम करवाना है। तो इसीलिए वो भी छांट छांट के, मतलब कहीं से भी किसी कैडर के थे तो उन कैडर वालों को अपने यहाँ उत्तराखंड में लेके आए ताकि विकास हो। हालांकि उन्होंने एक पूरी योजना बना करके दोनों सिडकुल को सेटअप कर दिया था, चाहे वो सब्सिडी का मौका है, क्योंकि सब्सिडी में लैंड को आसानी से दिलाना और भी बहुत सारी चीजें थी। तो उनका जो भी था बेनिफिट था, यानी फायदा, यानी घाटा नहीं था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो आगे गवर्नमेंट ने उसको नहीं रखा, कुछ साल, 10 साल 12 साल के लिए शायद ऐसा कुछ था। वो 12 साल के बाद शायद गवर्नमेंट ने हटा दिया सब्सिडी को। तो अभी वो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो सिडकुल के जो आधारित हमारे उद्योग हैं, वो धीरे धीरे स्लो पड़ गए। अब उसके बाद अब बात आ जाती है कि धामी जी के मॉडल पे ये था टूरिज्म वाला मॉडल। इसमें चाहे ऑर्गेनिक खेती है और हर्बल प्रोडक्ट है, चाहे कुछ हस्तशिल्प वाले हैं, और यानी फ्रूट इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पहाड़ के जो उत्पाद है, ये कोशिश इन्होंने भी बड़ी की है। इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी की है। इसमें मैं हरीश रावत जी का भी नाम लूंगा। तो उन्होंने पहाड़ी उत्पाद, खासतौर पे ये भट्ट और कहत की दाल और मडुआ, जुआरा, इसके लिए इन्होंने स्पेशल कुछ वो दिलाने के लिए भी बोला था। और एक ग्रीन बोनस की भी बात की थी हिमालयन रेंज के लिए। अब बात यह है, ये सारी चीजें हमारे जो ऑफिसर कितना कर पाते हैं, क्योंकि चूंकि जो भी उद्योग लगेगा वो, आप देहरादून में तो कोई उद्योग नहीं लगेगा। और मॉनिटरिंग, अब मान लीजिए सिडकुल का उद्योग लगा है वहां हरिद्वार में लगा है या फिर पंतनगर में लगा है, तो वो दूरी आपको देखनी पड़ेगी वहां जाकर के। अब यहाँ पर भी वही था, गांव में हर्बल उद्योग लगाए गए, या भेड़ बकरी का पालन था, या कई चीजें ऐसी थी। टूरिज्म सेक्टर के साथ इसको जोड़ा गया कि भाई आप उनको दूध भी मिले, दही भी मिले, कई चीजें ऐसे मिले करके, मतलब ये था। अब दूसरी बात,
मैंने भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था, मैंने हरीश रावत जी को भी लिखा था कि 2014 से प्राग खुरपिया नाम से इंडस्ट्री की बात है, ये योजना पेंडिंग पड़ी थी और जो कि धामी जी के टाइम में 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा अप्रूव कर दी गई अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर में। इसको योजना को इसमें बोला गया कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जब ये स्थापित हो जाएगी। तो अभी इसकी क्या कंडीशन है, इसकी पहली किस्त भी शायद आ चुकी थी, ये हमने पहले काफी प्रोग्राम में भी बताया है। ये बताना इसलिए भी पड़ता है कि लोगों का ध्यान इस ओर होता नहीं है। अब दूसरी बात है ऑर्गेनिक खेती कह लीजिए, इसमें क्या है प्रशिक्षण देने की बात है। अब प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, मेन बात यह है कि प्रशिक्षण होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ये प्रशिक्षण कहाँ कराते हैं, कहीं रिजॉर्ट में कराते हैं प्रशिक्षण, कहीं या तो देहरादून में कराएंगे प्रशिक्षण और कहीं 5 स्टार होटलों में कराएंगे। वो प्रशिक्षण नहीं, कुछ कोई फायदेमंद नहीं है। प्रशिक्षण वही है, मुझे अमिताभ कांत जी की बात याद आती है जो हमारे सेक्रेटरी रहे, नीति आयोग के सीईओ भी रहे और G20 में उसके भी काफी अच्छी पोस्ट पे रहे। तो उन्होंने यही बोला था कि जब मानेसर की बात थी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री सेक्रेटरी हरियाणा को बुलाया था कि मीटिंग कहाँ होगी, जहाँ साइट होगी। तो ये बात मानने वाली है, ऑफिसर वो होना चाहिए जो काम कराए। अब ये ऑफिसर ये नहीं कि 5 स्टार होटलों में वहां पे कोई आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड 5 स्टार होटल में करा दी, और तो आपको पता तो चले कि एटमॉस्फेयर कैसा है, सर्दी गर्मी या इसको झेलने की स्थिति होनी चाहिए। ये काम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में कराया था कि सभी को, जब वहां पे कच्छ में भूकंप आया था, उन्होंने उनको लाइन पे लगा दिया था कि भाई आप जाइए। तो वो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि मुख्यमंत्री जी का तो एक विजन है कि हमारा राज्य सशक्त बने। उन्होंने 2025 में बोला था कि 2025 में हम सशक्त बनने की प्रथम स्टेज में आएंगे। अब 2026 आ गया, 26 भी ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जुलाई का महीना चला है, जून। तो उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है वो कारण क्या हो रहा है कि जो 10 हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट हैं वो पिछड़ गए, वो कुछ ही छोटी छोटी जगह पे चीजें हो रही हैं, लेकिन वो एक सफिशिएंट नहीं है। आज की एक न्यूज थी कि नैनीताल में अब कोई ऑक्सीजन नहीं रहा। पहले कहते थे कि बरसात आती थी ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाता था। जिम कॉर्बेट में अभी भी वही है कि 15 जून के बाद बरसात आए या ना आए, 15 जून से लेके 15 नवंबर तक वो जिम कॉर्बेट को बंद कर देते हैं। उनको मालूम होता है कि इसमें बरसात होती है और रोडें टूट फूट जाती है। अब इस साल तो अल नीनो की वजह से भी नहीं आई, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ऑफ सीजन नहीं होने के बावजूद भी इस समय इतनी वीकेंड में भीड़ है नैनीताल जैसे, कैंची धाम में जैसे, और इवन एक टीरी का जो झील है उसमें भी एक चीजें बात आई थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि बेनिफिट तो हो रहा है, तो विजन यानी कि मुख्यमंत्री जी का विजन को कौन साकार करेगा, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी आपकी कहाँ बैठी रहती है, वो पूरा जिला एक डीएम के सहारे होता है। अब मुझे याद है प्रतीक जैन को एक यंग ब्लड और मुझे लग रहा है शायद आईटीएन थे, वो आईटीएन हैं, अभी उनकी पोस्टिंग थी, सिर्फ 6 महीने रहे वो जो रुद्रप्रयाग केदारनाथ के मतलब केदारनाथ उसके अंदर आता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के डीएम रहे। और वो शायद पहले डीएम थे जो कि गौरी कुंड से लेके केदारनाथ तक 22 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल नापी है। क्योंकि वो ये 25 साल के आसपास के उनकी एज है, ऐसी होगी एज तकरीबन, तो वो खुद गए थे, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर ही उनको हटा दिया गया। और अब क्यों हटाया गया ये इसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेट से काम लेना है, तो काम कैसे लिया जाएगा। तो अब ये बातें तो बहुत अच्छी आती हैं कि हम ये सारी चीजें करेंगे, मॉनिटरिंग। यहाँ हम लोग मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं पंचायतों में, तो मैं जनरली इस बात को वॉच कर रहा हूँ। देखो, मैंने मीटिंग उद्योग भवन में हाई लेवल पे की है, नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग अटेंड की है, साउथ ब्लॉक में मीटिंग अटेंड की है, एम्बेसी में अटेंड की है और विज्ञान भवन में अटेंड की है, बहुत हाई लेवल पे। और फिर मैं पंचायत की मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, तो कई चीजें मैं देख रहा हूँ। तो वो क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी वो चीज को कर नहीं पा रही है, तो उसका कारण ये है। और दूसरी बात, एनडी तिवारी का जो मॉडल रहा था, ब्यूरोक्रेसी जो उस टाइम की थी वो तो उनके मुख्यमंत्री काल में उनका ट्रांसफर हो गया उसके बाद, और अब जो नई ब्यूरोक्रेसी आई है उन्होंने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया।
जब आपकी योजनाएं, जो प्राक खुरपिया की योजना 2014 में हरीश रावत जी के टाइम पे प्रपोजल चल रहा था, वो 2024 में जाके अप्रूव हुआ। बताइए, यानी 10 साल तो आप इतने लेट हो गए, तो आप ये कैसे मान सकते हैं? और बाकी जो हमारे जो 10 हिली डिस्ट्रिक्ट हैं, वो टूरिज्म के भरोसे रहे कितना रहे? क्योंकि आपको याद है गुजरात के बारे में बता दूं, पहले वहां पे पटसन उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, और वहां पे एक नमक उद्योग और मूंगफली का उद्योग, ये 2-3-4 चीजें थी। आज भी आप देख लीजिए कि वहां पे नमक के पूरे पौंड होते हैं, टाटा नमक वहीं से आता है, आयोडाइज नमक करके ऐसे उसमें मिलाया जाता है। तो बाद में मोदी जी ने वहां पे ये काम किया था कि अमिताभ बच्चन से कच्छ के रन में ये करवाया था कि आप कच्छ के रन में आइए, सफेद सोना है, ये मुझे आज भी याद है। तो हमारे यहाँ ब्रांडिंग के लिए ना तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं और कुछ और भी बड़े हैं, उनसे कभी ब्रांडिंग नहीं करवाएगी कि यहाँ पे क्या है, किस तरह से। तो एक लाइन में हमारे लोग चल रहे हैं कि कैंची धाम जाना है तो सारे कैंची धाम चारों तरफ जाम है, जाम की स्थिति, और नैनीताल जाना है, नैनीताल की जाम की स्थिति, और मसूरी जाना है तो मसूरी में जाम की स्थिति, और ये समझ लीजिए देहरादून को तो पूरा जाम से बंद ही कर दिया इन्होंने, ऋषिकेश को भी बंद कर दिया, हरिद्वार को बंद कर दिया। तो और जो क्षेत्र है हमारे, उनकी ब्रांडिंग कुछ नहीं की गई। तो ये जो बातें हैं, मतलब मैं आपको क्रिटिसाइज ये नहीं कर रहा हूं और ना ये कर रहे हैं, हमारा मीनिंग है कि आपको ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है, ब्यूरोक्रेसी को आप वॉच कीजिए। विजन आपका बढ़िया है, धामी साहब का विजन अच्छा है, हम भी सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं, जिन्होंने बोला है कि आप बकरी पालन कीजिए, लेकिन बकरी पालन नहीं हो रहा, वो बकरियां सब बाघ खा जाता है। 6 महीने के बाद देखिए तो एक भी बकरी नहीं मिलेगी आपको। और बकरी से अलावा मुर्गियां भी एक भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसे, और दुधारू गाय, और गाय तो आजकल शायद लोग पाल भी नहीं रहे। और एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर लगातार, अब वो कैसे उसको ध्यान, जो किसानों का, किसान भी कम होते जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, पंचायत में अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था, एक लेक्चर दे रहे थे जो पशु डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर, जो वो भैंस को कितने टाइप की बीमारी होती है, तो वो लेक्चर काफी अच्छा बताया उन्होंने बोला मेरे अंदर जो है ना 7 डॉक्टर हैं, यानी एक तहसील में बैठते हैं 7 जितने ब्लॉक होंगे या वहां जहां जहां डिप्यूट होंगे। तो उन्होंने जो बताया, जो लास्ट में वहां करीब करीब 50 लोग तो बैठे होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे। तो उनमें से पूछा गया कि कितनों की भैंस है, सिर्फ 9 लोगों की भैंस थी, 9 महिलाओं ने हाथ खड़े किए। तो अब कृषि सेक्टर इस ओर जा रहा है। तो ये बातें आ रही है। तो स्थानीय जो संसाधनों को, एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर को कैसे वो किया जाए, उसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। आप मान लीजिए एमएसएमई को आप जगह देते हैं, तो आप जगह कहाँ देंगे? हल्द्वानी में। आप जगह कहाँ देंगे? कोटद्वार में, उसको इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए। अरे भाई, आप उसको श्रीनगर में क्यों नहीं डालते हो? उसको आप चौखुटिया में क्यों नहीं डालते हो? उसको आप कहीं पीपल कोठी में क्यों नहीं डालते हो? ऐसे उसको, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते वहां पे। और आप उनको जगह, सेंटर की एमएसएमई जो है, लघु उद्योग, यानी लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, ये सारे जो है केंद्र सरकार की बहुत योजना है इनमें। लेकिन इनके लिए जब भी मैंने भी अपने उनसे पूछा था, भाई हमारे यहाँ कहाँ काम चल रहा है, उन्होंने कहा जी ये काला ढूंगी का क्षेत्र है, काला ढूंगी के नीचे प्लेन में, वहां इन्होंने जगह दे दी है, काठगोदाम और काला ढूंगी के बीच में। तो ऐसी जगह, एक जगह इन्होंने कोटद्वार में दे दिया। तो आप ये जो प्लेन क्षेत्र है, इन्हीं को तो आप ये मान रहे हैं, ऊपर ना तो हथकरघा का मामला है ना कुछ है। दोस्तों, उत्तराखंड को उद्योग भी चाहिए और पर्यटन भी। उद्योग स्थायी रोजगार देता है, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पहाड़ आधारित उद्योग, फल इंडस्ट्रीज, हर्बल उद्योग और ऑर्गेनिक खेती, एरोमा उद्योग, हस्तशिल्प, मिलेट आधारित उद्योग और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एमएसएमई सेक्टर। रावत जी, राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन।
लेकिन आज भी हजारों गांव खाली हो रहे हैं। क्या हम मान लें कि दोनों मॉडल पलायन रोकने में असफल रहे? हाँ देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पलायन रोकने में दोनों ही मॉडल सफल नहीं रहे। देखिए क्या हो रहा है कि सरकार की जो नीति है वो खास तौर पे 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए है, यानी उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। तीन, इनमें तो पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने पहले भी बताया कि 40% बढ़ा है, और जो नेगेटिव ग्रोथ गई है वो 10 हिली डिस्ट्रिक्टों में गई है। तो ये मान के आप चलिए। तो दूसरी बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो ये इनका, इनमें क्या हुआ कि माइग्रेट होकर के वो लोग वहां पहुंच गए। देखिए होना क्या था कि इस पे ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें पूरे प्रोजेक्ट लगने थे, प्रोजेक्ट लगने, और इनकी कनेक्टिविटी पहाड़ से इतनी बढ़िया बनानी थी जो कि आपका दो दो घंटे में वो पहाड़ पे जा सके, अपने रिहाइश रिहाइश पहाड़ में हो। और आज भी स्थिति जो चलेगी आने वाले टाइम के लिए, रोजगार के लिए, ये एक ऑप्शन रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो रहेंगे 3 डिस्ट्रिक्टों में ही सारे सारे प्रोजेक्ट, लेकिन जो यहाँ रियल एस्टेट के रिहाइश बना दी गई, वहीं से वहीं वो पॉसिबिलिटी, वो उसकी तरफ आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जहां पर आपके प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे आप आने वाले टाइम में एआई डेटा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट आई है कि एक एक नोएडा में डेटा सेंटर बनेगा, तो वो आने वाले 5 साल में उस डेटा सेंटर के सेटअप होने से 4 से 6% डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा नोएडा का। तो वैसे ही आप मान लीजिए एक डेटा सेंटर हरिद्वार में एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट, और ग्रीन एनर्जी का भी आ रहा है, कई चीजें। और कई देहरादून में भी बात चल रही है, इधर जो पंतनगर का एरिया है, उधम सिंह नगर का, इसमें तो बहुत बड़े उसमें। तो मेरा कहने का मीनिंग है, वहां पे रिहाइश से आपको एक लिमिटेड संख्या में बनानी चाहिए, यानी कि जितने लोग रात को काम करते हैं उनको शिफ्ट वाइज ड्यूटी वहीं पे, और बाकी उनकी जो फैमिली है वो पहाड़ों में रही। उसकी कनेक्टिविटी आपको ऐसे 2 घंटे के आसपास बढ़ानी है, जैसे कंपनी की बसें लगे, चाहे हम उनको जिस तरह से भी पहुंचाएं उनके घर तक। तो क्योंकि टाइमिंग ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि आप टूरिज्म सेक्टर पे आप फोकस यदि करते हैं, या तो फिर उसको आप आधुनिक बनाइए, तो तब जाके कुछ हो सकता है। और नहीं तो क्या होगा कि जो गांव का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है ना, डिजिटलाइजेशन तो इनका हो रहा है, ये होना भी चाहिए, और लगातार आने वाले टाइम के लिए जारी रहना चाहिए। लेकिन बाकी जो आप होम स्टे की बातें कर रहे हैं, और भी कई चीजें ऐसे कर रहे हैं, वो भी एक मॉडर्न स्टाइल की ओर होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि ऑफ सीजन होने के बावजूद भी जिम कॉर्बेट का एरिया भी भरा पड़ा है, और उधर कैंची धाम भी बिल्कुल पैक्ड है, और नैनीताल तो है ही पैक्ड, बताइए। तो ऐसी जगह पे, लेकिन वो इन्हीं पुरानी जगहों में क्यों जा रहे हैं, नई जगह में क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब दूसरी बात यह है कि आपने जो ये जहाँ प्रोजेक्ट लगने थे, इनमें सारा रियल एस्टेट को डाल दिया है, सारे रिहाइश बढ़ा दिए। 40% की जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ही डेंजरस ग्रोथ है। वो ग्रोथ वो होनी चाहिए थी पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया में वहां वो नेगेटिव हुई है। तो इसकी वजह से अब वो सुविधाएं आपको जुटानी पड़ेंगी, और पर्यटन से जो आय कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए आपको एजुकेशन लेवल पे डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं 5 क्लास तक के, तो वो एक अजीब सी बात है कि भी। वैसे आप 10वीं या 12वीं के बाद, जैसे गुजरात का पैटर्न है, गुजरात में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मीनिंग है कि ऑटो सेक्टर की जो भी ये कंपनीज में फैक्ट्रियां हैं, तो फिटर से लेके सारी चीजें, उनके लिए आप आईटीआई का डिप्लोमा खोलें, 10वीं के बाद उनको डिग्री कराने के बजाय सबसे ज्यादा 80% तक हमारा जो बच्चा है वो 10th या 12th के बाद डिप्लोमा ले ले, और वो सीधा उनको जॉब ओरिएंटेड हो जाए। ये तो ये तब ये हो सकता है। तो बाकी ऐसा नहीं है। देखिए टैक्सी का बिजनेस भी चल रहा है। अब मैं आजकल ये देख रहा हूँ, यहाँ पे टैक्सियां लगातार दिल्ली के लिए अप्लाई कर रही हैं। आने वाले टाइम में यदि मान लीजिए हमारे जैसे ये रामनगर से यहाँ तक का हो जाता है कि 1-1.5 घंटे में आप रामनगर पहुंच जाते हैं, तो वहां से आवागमन आसान हो जाता है। अपनी गाड़ियां लोग बाग कम ले जाना पसंद करेंगे। मान लीजिए
आपको गाड़ी ले जाने में 2,000 रुपये का पेट्रोल लगता है, तो आपको ड्राइव भी करनी है, तो आप वो पूरी गाड़ी 6 सीटर है, तो उसमें वो 3,000 4,000 ले रहे हैं, फिर भी आपको 500 या 800 के लगभग पड़ेगा, वो आपको फायदेमंद रहेगा। लेकिन उनको भी एक बिजनेस पॉइंट बनेगा, तो वो ऐसे आय बढ़ाई जा सकती है। और जो टूरिस्ट आता है, खासतौर पर मैं टूरिस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो अपनी गाड़ी खुद लेके आ रहा है, तो वहां एक भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अब पहले मैडम जो वंदना सिंह डीएम नैनीताल रही हैं, हमने भी सुझाव दिया था कि भाई आप इसमें शटल सेवा स्टार्ट कीजिए, वो शटल सेवा स्टार्ट हो चुकी है। नैनीताल और नीम करोली बाबा के वहां पे अपनी गाड़ियां ले जाना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो शटल सेवा वालों को बता दिया, उसमें उनकी 4 या 6 कुछ ऐसी है, उतने लोगों को ले जाते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा एक रोजगार दे दिया। इसी मार्फत में आपको एक चीज और बता देता हूँ, गौरी कुंड से सोनप्रयाग से आगे आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये बात केदारनाथ में अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की दूरी 5 किलोमीटर की है, ऐसी करीबन है, तो उसमें 50 रुपए उन्होंने रखा है, 50 रुपए, 50 रुपीज पर आदमी का। ये मैं गया था 23 में, तो उस समय का उन्होंने कहा था शटल सेवा 50 रुपए है पर सवारी, तो वो सिर्फ वहां के लोकल लोगों को ही रोजगार मिलता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको जगह जगह पे। यदि सब अपनी गाड़ी लेकर के पहाड़ में आ जाएंगे तो आने वाले टाइम में पहाड़ में कार्बन की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हमारा जो अभी अल नीनो का असर पड़ रहा है, इसका असर पड़ेगा, ऐसे हर साल ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हिमालय क्षेत्र ड्राई हो जाएगा इनकी वजह से, यानी कि बसेस की वजह से, तो ये सॉरी बहुत सारी गाड़ियों की वजह से, तो वो गलत होगा। हमें इस तरह की आय बढ़ाने की होगी, हालांकि बोलने के लिए बहुत कुछ है सॉरी, ठीक है, मैं यही कहना पसंद करूँ जी। दोस्तों, कड़वा सच यही है, कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, कुछ गांव में होम स्टे और पर्यटन ने आय बढ़ाई है, लेकिन व्यापक स्तर पर पलायन आज भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक गांव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल अवसर नहीं पहुंचेंगे, तब तक पलायन जारी रहेगा। दोस्तों, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के बीच बड़ा अंतर है, हमें डिग्री आधारित नहीं बल्कि स्किल आधारित शिक्षा चाहिए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, टूरिज्म मैनेजमेंट, एग्रीटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सेवाओं की है। भवन बनाना आसान है, लेकिन डॉक्टरों को पहाड़ में टिकाना कठिन है। आज भी गंभीर मरीजों को देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश या दिल्ली रेफर किया जाता है। हमें टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ नेटवर्क और जिला स्तरीय सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाओं की जरूरत है। रावत जी, यदि आज आपको दोनों मॉडलों की सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी हो तो क्या कहेंगे? एनडी तिवारी जी का जो पूर्व वीडियो बना था, उसमें एनडी तिवारी जी का शासनकाल में जो सिडकुल आधारित उद्योग, यानी उद्योग, एक इंडस्ट्रियल संरचना थी, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाने का, और उसमें निवेश का आकर्षण था और रोजगार को सृजन। देखिए, मैं तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डीपीआईटी में रहा हूँ, तो उसमें यही हर उसमें ये बताया जाता है, जो भी इंडस्ट्री लगेगी, जो भी प्लांट लगेगा, कुछ भी होगा, तो उसमें आपको कितना रोजगार लोकल को मिलेगा और बाहर वालों को कितना कितना स्पेशलाइजेशन का रोजगार होगा, तो इसके बारे में ये बताया जाता है खास तौर पे। और जो राज्य की आर्थिक नींव में कितना ये सहायता, मतलब कितना जीडीपी बढ़ाएगा। जो हम अभी 28 स्टेटों में 22वें रैंक पे हैं, वो अभी यहाँ तक, मतलब इससे बहुत अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। उसका क्या क्या कारण है? तो देखिए, आप सबसे पहले जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे ये आधारित थे, 2 सिडकुल थे, और तीसरा वो भी रिलेट्स करता है देहरादून, तो उसमें भी आप लोगों ने मतलब काफी पैसा इन्वेस्ट जो किया है, उसकी वापसी कैसे हो, कहीं कहीं सही लगा है कि नहीं लगा है। अब एनडी तिवारी जी का जो मॉडल था वो था सिडकुल आधारित, और धामी जी का जो मॉडल था
चार धाम कनेक्टिविटी का था, पर्यटन का विस्तार, बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय निवेश। निवेश का आकर्षण देखिए, मुझे अभी याद है इन्होंने कुछ गल्फ कंट्री का दौरा किया था और लंदन का भी दौरा किया था। वहां भी कुछ इनके एमओयू साइन हुए थे कि भाई कितना पैसा क्या है आया करके। और ऐसे ही एनडी तिवारी जी के टाइम पे वहां तो एक सब्सिडी के थ्रू काफी अट्रैक्शन आया था। और मैंने बताया कि नैनो का भी पहली जो खेप है टाटा के एक प्लांट से यहाँ रुद्रपुर से निकली थी, पंतनगर के एरिया से। तो ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है, काम काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी सेटअप हुई है। तो रेवेन्यू देखिए आपको जीएसटी के माध्यम से मिलता ही है। और दूसरी बात है चार धाम की कनेक्टिविटी, वो हमने काफी चर्चा कर ली है। अब सवाल ये हो रहा है कि इनमें से कौन सा मॉडल गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद रहा है। तो फायदेमंद मैंने बताया, आपकी आपकी दोनों मॉडलों को सफल बनाने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, यदि ये दोनों मॉडल असफल हो गए हैं तो उसमें पब्लिक का हाथ जितना भी है उससे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। ब्यूरोक्रेसी को बीच में एग्जामिन करते रहना चाहिए कि भाई हाँ जी ये इंडिकेशन होना चाहिए, ये स्कीम गलत हो रही है तो इस स्कीम को बंद कर दिया जाए, इस स्कीम को नए तरीके से लॉन्च किया जाए, तो ये होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि दोनों मॉडलों को करने के बाद आज हम 28वें मतलब 28 स्टेटों के रैंक में 22वें रैंक पे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग बहुत अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाए। और अभी हम आगे के एक समाधान या आगे की जो एक दिशा दिखाई देती है वो हमारी एक जो विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है उसमें विकसित राज्यों की बात हो रही है। 2045 तक सभी सशक्त होना है। तो हमको अब कौन सा मॉडल लेना है ये बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में एक मंथन किया जाएगा और आगे गवर्नमेंट को भी हम इस बारे में सुझाव देंगे कि आगे। अब मैंने आपको ये बातें बताई, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है किसी को सफल बनाने में, किसी को असफल बनाने में। जहां का चीफ सेक्रेटरी यदि वहां का रैंक बहुत बढ़िया, अब वो कहते हैं कि आपके कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी कौन है, तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी कौन है। अभी मैं आपको जरा से एक छोटी सी बात बता देता हूँ। तमिलनाडु के नए सीएम आए मिस्टर विजय, तो उन्होंने अभी इसरो के एक पूर्व साइंटिस्ट उनको बुला करके ये बोला है कि हमको 2047 को टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे स्कूली एजुकेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन में इसके पूरे सिलेबस में चेंज करो। तो एक इसरो के साइंटिस्ट को दिया ये काम। तो हमारे लोग, हमारा जो आईआईएम है काशीपुर में बैठा हुआ है और रुड़की आईआईटी है, ये एक सहायक होंगे इस तरह से। वो इसरो भी वहां सेटअप है, इसरो के साइंटिस्ट को बुलाया उन्होंने, और आईआईटी वालों को भी बुला सकते हैं, आईआईएम वालों को बुला सकते हैं और टेक्निकल इंजीनियरिंग वालों को बुलाते हैं। वो उनके ऑफिसर, उनके चीफ मिनिस्टर सब उनकी सहायता लेते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि हम भी ऐसे इंस्टीट्यूट से ऐसे उनसे सहयोग मांगे तो हमें एक नई राह जरूर मिलेगी। जी दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एनडी तिवारी मॉडल पर चर्चा की थी और आज जो है वर्तमान में पुष्करधामी मॉडल पर चर्चा करी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई, एनडी तिवारी मॉडल ने उत्तराखंड को आर्थिक आधार दिया, धामी मॉडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और पर्यटन को नई गति दी। लेकिन उत्तराखंड का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। पहाड़ का युवा गांव में रहकर सम्मानजनक रोजगार कैसे पाए? पहाड़ की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर कैसे बने? पलायन कैसे रुके? गांव फिर से आबाद कैसे हो? दोस्तों, अगले भाग में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड 2043 का नया विकास मॉडल। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहाड़ों का भविष्य बदल सकती है? क्या वर्क फ्रॉम होम उत्तराखंड में पलायन रोक सकता है? क्या रूरल बीपीओ गांव में हजारों नौकरियां ला सकते हैं? क्या फ्रीलांसिंग और डिजिटल इकोनॉमी नई क्रांति ला सकती है? क्या यूट्यूब इकोनॉमी, कंटेंट क्रिएशन और रिमोट वर्क
पहाड़ के युवाओं को गाँव में ही रोजगार दे सकते हैं? क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट उत्तराखंड को भारत का सबसे विकसित पर्वतीय राज्य बना सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे अगले भाग में। रावत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। मैं हूँ ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।